Good afternoon, everyone. एनेस्थीसिया का आज पेपर है और इसमें नेक्स्ट एंटीबायोटिक जितना जो लास्ट क्लास तक पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ऐसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स के नाम से तो आप लोग बहुत कम जानते होंगे। जेंटामाइसिन्स बहुत कॉमनली मेडिसिन है जो यूज किया जाता है, तो जेंटामाइसिन अक्सर आप लोग सुनते होंगे। एमिकासिन्स, नियोमाइसिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, तो ये सब ग्रुप इसी एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से आता है। तो आज जो बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स हमारा होगा एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जो कि हमारा एनेस्थीसिया का एंटीबायोटिक्स सेगमेंट में से निकल कर आ रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री अप्रॉक्स 1944 के अराउंड 1944 के आसपास में वह पर्सन जिसको पेंसिलिन से इरिटेशन हो रहा था, उनको उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में एक और एंटीबायोटिक्स खोजी गई, और वो एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन से रिएक्टिव पर्सन में बहुत इजीली वर्क किया और उसका इतना बड़ा एडवर्स इफेक्ट सामने नहीं आया। ये कहां से निकाला गया? तो ज्यादातर फाउल की बात करें तो चिकन नेक से। अगर इसके ऑप्टेंट कहां से निकाला गया एमिनोग्लाइकोसाइड, खासकर स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है, तो ये निकाला गया फॉल मतलब चिकन के नेक से। नेक या फिर इसको और डिफाइन करें तो थ्रोएट का मतलब उसका फेरेंजियल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, उसके थ्रोएट से इस मेडिसिन को निकाला गया, यहीं से इसको रिजम्बल किया गया। अगर उसकी बात, अगर ये तो चिकन की बात हो गई, और अगर कल्चर मीडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड इन फील्ड कल्चर ऑफ फंगल एज लाइक पेंसिलिन्स। इसको फील्ड कल्चर मैंने बाहर में उगाया गया फंगल को, और फंगल से उससे इसको ऑब्टेंट किया गया, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के एमिनोग्लाइकोसाइड्स को बनाया गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, चूंकि इसका ऑब्टेनिंग्स का कैरेक्टर से डिफरेंस है, इसके लिए इसके वजह से वर्किंग एबिलिटी डिफर हो जाएगी। और साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट जो नॉर्मल अभी तक सुनते हम लोग आए हैं, नॉर्मल हम लोग यही सुनते हैं, नोजिया है, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, हिपैटोटॉक्सिक्स है या नेफ्रोटॉक्सिक्स है, इससे ज्यादा अभी बात नहीं हुई है। लेकिन इसकी जो साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत वर्स्ट इफेक्ट है, खासकर नर्व पर इसका बहुत खराब असर है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बात सामने आएगी। तो कुछ हद तक पेंसिलिन या एम्पिसिलिन का जगह तो ले लिया, उसके सब्स्टिट्यूट में तो वर्क किया, बहुत बेटर वर्क किया, पेंसिलिन से कहीं ज्यादा बेटर वर्क किया। जनरल सेप्टिसिमिया, जब ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो इसमें ये बहुत
कारगर साबित हुआ, पेनिसिलिन से ज्यादा इफेक्टिव रहा। लेकिन साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट के जितने अदर्स एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है उससे ज्यादा वर्स्ट साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, ये एक्चुअली में बैक्टीरियोसाइडल है। Effects on bacterial ribosomes by binding its बैक्टीरियोसाइडल्स और हेविली बैक्टीरियोसाइडल, बहुत ज्यादा लिथल इफेक्ट बैक्टीरिया पर कर रहा है। एंड इफेक्ट ऑन बैक्टीरियल राइबोसोम्स एज लाइक पेनिसिलिन, ये भी बैक्टीरियल राइबोसोम्स, और ज्यादातर बैक्टीरियल राइबोसोम्स की बात करें तो यही जीन्स रिप्लिकेशंस रेप्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिप्लिकेशंस का मतलब होता है कि जैसे ये राइबोसोम्स है, ठीक है, और ये मल्टीपल्स ऐसा ऐसा करके मल्टीपल्स क्लोनिंग, ढेर सारा क्लोनिंग बना लेता है। तो रिप्लिकेशन के लिए राइबोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप का कोई मेडिसिन देते हैं तो ये राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स को ये बाइंड कर देता है, इसको ऐसे करके ये बाइंड घेर लेता है। और बाइंड करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ राइबोसोम्स इनएक्टिवेट, जैसे उसको बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी थी प्रोटीन सिंथेसिस की या रिप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी थी, वो रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इसको इनएक्टिवेट कर दिया, काम करना बंद कर दिया। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन एकदम सेम टू सेम अगर बात करें तो पेनिसिलिन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इफेक्ट बेटर है, उससे ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। सेकेंड, ये वर्क करने का पहला तरीका हुआ। अगर सेकेंड की बात करते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंस अल्टर, सेकेंड वर्क करने का तरीका दूसरा तरीके से काम करता है, इसलिए ये पेनिसिलिन से ज्यादा इफेक्टिव है कि एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस या जीन रेप्लिकेशन के लिए सीक्वेंस है, ये बाय द वे कोड बना हुआ है, ये इस ढंग का कोडिंग है, और ये कोडिंग नेक्स्ट जनरेशन में इसी ढंग से ये चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये कोडिंग आगे बढ़ेगा और रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी उसके साथ होता जाएगा, ये क्या करता है ना, इस जेनेटिक कोड को ये अपने तरीके से मोटिवेट कर देता है, इसको डिफॉर्म कर दिया। तो डिफॉर्म कर दिया तो ये इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एमिनो एसिड के चेंज में सीक्वेंस में अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन माने बुरा कर दिया। अल्ट्रेशन जब भी करते हैं तो चेंज है और वो एक हमेशा खराब के लिए चेंज किया गया। तो जैसे एमिनो एसिड सीक्वेंस में अल्ट्रेशन क्रिएट करता है तो राइबोसोम से या फिर जिस जो वर्क कर रहा था बैक्टीरिया का, वो नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसफर नहीं कर पाता, इस मैसेज को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता, और डाई जैसे ही ट्रांसफर नहीं करता उस पर ये खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। एकदम से बिल्कुल लिथल इफेक्ट है, डबल अटैक, एक राइबोसोम्स को बाइंडिंग और दूसरा चेंज इन एमिनो एसिड सीक्वेंस, इसी के आधार पर ये काम करता है।
मिटा रहे हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ मोड ऑफ एक्शन में? फार्माकोकाइनेटिक्स, कैसे कैसे ये वर्क करता है। एक्चुअली में एमिनोग्लाइकोसाइड्स वाटर सॉल्युबल है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर सॉल्युबल है। और सेल मेम्ब्रेन, ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ये सेल में सेल हो गया, और सेल के बीच का ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। जब आप ये इस मेडिसिन को देते हैं तो वाटर सॉल्युबल, ये पहले घुल गया, घुलने के बाद ये सर्कुलेशन में आ गया। सर्कुलेशन में आ गया, और सर्कुलेशन में आने के बाद क्या करता है ना कि ये आउटर साइड, ये कैपिलरी की मीडिया से ये आउटर साइड सेल के बाहर तक ये आएगा। लेकिन बाहर तक आने के साथ ये सेल में क्रॉस इसकी नहीं हो पाएगी। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चल जाएगा, इसकी संभावना नहीं, अंदर नहीं आएगा। तो क्या करेगा, तो पेरिफेरल जो सेल के बाहर में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ, आप बढ़िया से जानते हैं, इसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड है। इसी इंटरसेलुलर फ्लूइड तक आएगा, यहीं तक आएगा। तो क्या करता है ना कि सेल जो जिसमें जिस पेशेंट को दिया गया, उसके सेलुलर कंपोजिशन को ये खासकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये अंदर तक नहीं जाने पाएगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा। सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ तक ये वर्क करेगा। और ब्लड वेसल्स में तो ये सर्कुलेशन से आ ही रहा है, तो सिर्फ इसका वर्किंग जो एबिलिटी इंटरसेलुलर स्पेस तक है, सेल को क्रॉस करने की संभावना इसकी नहीं है, और बहुत पुअरली है। अगर एंट्री भी हो जाती है ना, तो जिसका कंसंट्रेशन है भाई, इतना कंसंट्रेशन है, तो इतना कंसंट्रेशन एकदम नाम मात्र का कंसंट्रेशन अंदर क्रॉस करके जा पाएगा। बाकी सारा का सारा ये पेरिफेरल सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस तक ही रुक जाएगा। सेकेंड, वाटर सोल्यूबल होने के बावजूद इसको मिटा रहे हैं, समझने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शंस, बट पुअरली। एब्जॉर्ब तो इंटेस्टाइन के द्वारा ही किया जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन पुअरली एब्जॉर्प्शन। ये ज्यादातर से इसका एब्जॉर्प्शन से बहुत अच्छा नहीं है, वेस्ट कर जाएगा, फीकल मटेरियल से ये बाहर निकल जाएगा। तो वेस्ट है कि इसको इस रूप में ओरल रूट दें, ओरल देंगे तब ना इंटेस्टाइन तक आएगा, और इंटेस्टाइन तक आएगा तो ये एब्जॉर्प्शन पुअरली है, बहुत पुअर है, मतलब कि लॉस्ट कर जाएगा, इसकी पोटेंशियल्स लॉस्ट कर जाएगी, स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देने का कोई मकसद नहीं रह गया। 250 mg या 500 mg का दे रहे हैं और असर वो कर ही नहीं रहा। तो बेटर है कि ओरल रूट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, उसकी जगह इंट्रामस्कुलर आईएम या फिर आईवी इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट में किया जाए, तो ये बहुत बेटर वर्क कर पाएगा। क्योंकि सीधे इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो ये सीधे चल जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में, अभी जो डायग्राम बना,
और इंटरसेलुलर स्पेस से लिम्फेटिक चैनल्स या फिर वेनल ड्रेनेज के थ्रू पूरे सर्कुलेशन में आ जाएगा। और इंटरवेनसली दे रहे हैं तो सीधे आप ब्लड सर्कुलेशन में ही इसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। तो ये जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सर्कुलेशन बड़ी क्विकली सर्कुलेट करते हुए इंटरसेलुलर स्पेस वहां तक पहुंच जाएगा और वर्क करना शुरू करेगा। खास के आप आईवी दे रहे हैं तो ब्लड में दे रहे हैं, और ब्लड में दे रहे हैं तो सेप्टिसेमिया अगर ब्लड का इन्फेक्शन है तो ये तुरंत आईवी देते के साथ ही काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप बढ़िया से जानते हैं कि 1 मिनट में पूरे ब्लड हार्ट से निकल के वापस हार्ट में चले जाते हैं, यानी प्रॉपरली सर्कुलेशन ओनली 1 मिनट में पूरे शरीर में हो जाएगा इसका, अगर आईवी रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ओरल रूट को देने की जगह अगर आईएम दे देते हैं और मोस्ट सीवियर केसेज में आईवी रूट से एडमिनिस्ट्रेशन माने इंट्रावेनसली सीधे वेन में ही इसको एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, तब ये प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। चाहे जिस रूट से दे। हेलो सर। हाँ बोलिए। ओरल। सर हाँ इसको बोलिए। फिर से बता दीजिए ना। क्या बोल रहे हैं? सर इसको फिर से बता दीजिए जो भी हाँ ठीक मिटाएं। है, बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये वाटर सोल्यूबल एंटीबायोटिक है, पहला बात हो गया। वाटर सोल्यूबल है, मैंने पानी के साथ भी लेंगे तब भी ये चला जाएगा। वाटर इंटेस्टाइन्स या स्टोमक से ऑब्जर्व होता ही है ना, तो इसको ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, मतलब लिख ही देते हैं इंट्रामस्कुलर, और तीसरा इंट्रावेनसली। ये तीनों रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। अब समझिए, पहले ओरल अगर दे देते हैं, ओरल दे देंगे तो ये जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचेगा और यहां से इंटेस्टाइन के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर जाएगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। लेकिन इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है ये पुअरली एब्जॉर्प्शन है। पुअरली एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जितना आप मेडिसिन का मिलीग्राम्स दिए हैं उसमें ज्यादातर जो है ना वो एब्जॉर्ब करके ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगा, ये वेस्ट चला जाएगा। और वेस्ट चला जाएगा फीकल मटेरियल मैंने स्टूल से धीरे 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 करके बाहर निकल जाएगा। तो मेडिसिन का जितना पोटेंशियल वर्क करना चाहिए तो उतना शरीर में काम नहीं करेगा। आप दिए 500 mg और काम कर रहा है 100 mg के बराबर। तो एंटीबायोटिक शौकिया दे दिया गया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, तो देने से क्या मतलब है। और लो पोटेंशियल्स का आप एंटीबायोटिक चला रहे हैं जितना बैक्टीरिया को चाहिए उससे कम का, तो बैक्टीरिया उसके प्रति रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है, फिर ये ड्रग्स कभी काम नहीं करेगा। तो दोनों डबल डबल सॉर्ड बोलते हैं ना कि दो धारी तलवार पे चल रहे हैं, कि बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास रूट है इंट्रामस्कुलर, ये इस मेथड से भी एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। अगर इंट्रामस्कुलरली देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है। और बार बार बोले कि इंटरसेलुलर स्पेस में जब हम इसको ऐसे भी दे देते हैं किसी भी रूट से तो इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर ही काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है ज्यादातर। तो इंट्रामस्कुलरली दे रहे हैं तो सेल स्पेस में इंटरसेलुलर स्पेस में ही एडमिनिस्ट्रेट किया और बड़ी तेजी से वहां से स्प्रेड कर जाएगा और स्प्रेड करके प्रॉपर वर्क करेगा, तब एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो इंटेस्टाइन से जो वेस्ट हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व आप कर लिया। थर्ड बोलता है इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली मैंने सीधे आप वेन्स में ही उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, मसल की जगह वेन में दे दिया। तो वेन में दिए ना तो इसका वर्क करने की जो पोटेंशियली कैपेसिटी है और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि इसमें वेस्ट होने की संभावना नहीं है। आप जैसे ही देते हैं तो 1 मिनट के अंदर पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट कर जाएगा और सर्कुलेट करने के बाद जिस जगह पे इसको वर्क करना वहां पे ये वर्क करना शुरू कर जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये आईवी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उससे कम सीवियर कंडीशन में इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल किया जाता है, और ओरली ऑन रिस्क एक्यूट केसेज और माइग्रेट्स कोई इन्फेक्शन है तभी ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।
चाहे जिस रूट से दें, तीनों में से कोई, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तक ही आएगा। इंट्रासेल्युलर मतलब साइटोप्लाज्म तक ये जाने के चांसेस नहीं, जिसके वजह से ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर सीएसएफ में कोई इंफेक्शन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक ये ले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। मेम्ब्रेन को, मेनिंजेज मेम्ब्रेन को एक क्रॉस करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पर भी ये पुअरली वर्क करेगा, पुअरली वर्क ऑन सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पर ये पुअरली वर्क करेगा। यहां से यहां तक है, सीएसएफ तक पहुंचा दिए, सीएसएफ में भी ये बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। अगर इसका पोटेंशियली हाफ मतलब टी हाफ होने का पीरियड की बात करें, टू टू 5 आवर, 2 से 5 घंटा। अगर इसके पोटेंशियल वर्किंग एबिलिटी की बात करें तो टी हाफ इसका 2 to 5 आवर है, 2 से 5 घंटा तक वर्क करेगा, और उसके बाद इसकी पोटेंशियल धीरे 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 करके हाफ हो जाएगी, इतना देर में ये हाफ हो जाएगा वर्क करने के हिसाब से। और जब हाफ होने लगा मतलब कि ये अनचेंज स्टेज, स्टेज फिल्ट्रेट बाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसे 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 इसका पोटेंशियल खत्म होने लगेगा, जो मेडिसिन डिसोसिएट हो रहा है वो अनचेंज स्टेज में, कोई केमिकली डिसोसिएशन से नहीं डेवलप कर रहा है, अनचेंज स्टेज में धीरे 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 करके ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब किडनी के ग्लोमेरुल से फिल्ट्रेट होकर ये रीनल ट्यूबल्स में चले जाएंगे, और वहां से यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाएंगे, धीरे 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 करके ये कंसंट्रेशन इसका पास आउट फ्रॉम यूरिन। इससे जब भी ये एंटीबायोटिक आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो यूरिन में इसका कंसंट्रेशन मिलेगा, क्योंकि पास आउट यूरिन से ही हो रहा है, वो भी अनचेंज स्टेट में। तो एंटीबायोटिक जिस समय दे रहे हैं उस समय अगर यूरिन का सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उसमें एमिनोग्लाइकोसाइड्स का लेवल्स काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। कई बार ऊपर से मिटाना होगा, एक्यूमुलेट इन रीनल कॉर्टेक्स, यानी किडनी के कॉर्टेक्स में कई बार एक्यूमुलेशन मेडिसिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और अगर यहाँ एक्यूमुलेट कर गया तो रीनल प्रॉब्लम यानी किडनी को डैमेज होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। सो इट इज हीट नेफ्रोटॉक्सिक्स, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नीचे से मिलाइए तब समझ में आएगा। किडनी के ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होकर रीनल ट्यूबल्स में चल गया, रीनल ट्यूबल से ये यूरिन से पास आउट हो गया, बाहर निकल गया शरीर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यूरिन में सैंपल लेते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन दूसरा भी चीज करते हैं कि जब किडनी रीनल ट्यूबल से ये पास आउट हो रहा है, निकल रहा है, इसमें कई बार एकुमुलेट एकुमुलेट मतलब जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो गया? तो दो पार्ट था, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये रीनल कॉर्टेक्स में जाकर एकुमुलेट कर जाते हैं, जम जाते हैं, और वहां जम गया तो सीवियर रीनल प्रॉब्लम, रीनल का पैरेन्काइमल सेल्स को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और रीनल प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। सो उसके सारे इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि दिस ड्रग इज नेफ्रोटॉक्सिक। ये किडनी को नुकसान करने वाला ड्रग्स है, किडनी में पॉइजनस इफेक्ट, टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा। मिटा रहे हैं। अब इससे बचना है, प्रिवेंट फ्रॉम रीनल डैमेज और in case of renal impairment, दोनों केस में रीनल डैमेज को बचाना है और रिस्क फैक्टर, खासकर ओल्ड एज में। जैसे ही एडवांस एज में जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर में आ जाता है। सेकेंड बोल रहा है कि इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी का कोई प्रॉब्लम पहले ही से मालूम है कि पेशेंट में रीनल का प्रॉब्लम चल रहा है, ओल्ड एज एंड प्रॉब्लम ऑफ किडनी या डिजीज ऑफ किडनी, इन दोनों को मिला के कॉमन बटे किया। इन दोनों केस में लो डोज बचाने के लिए, किडनी को बड़ा डैमेज ना हो या रीनल फेलियर का सिम्टम ना हो, तो बेटर है कि लो कंसंट्रेशन में इसका लो डोज में मेडिसिन अगर रिक्वायर्ड है, देना जरूरी है, तो बिल्कुल लो डोज में इसको देंगे, कंसंट्रेशन इसका कम कर देंगे, कभी ये सेफ रह पाएगा। एंड देन मॉनिटर कर देंगे, लो डोज में देने के बाद भी मॉनिटर ऑफ रीनल फंक्शन, किडनी सही से काम कर रहा है उसको मॉनिटर करते हुए चलेंगे। 5 दिन का लिख दिए तो 5 दिन का दवा दे के छोड़ देना, या 3 दिन का दवा दे के खिला के छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, खासकर ओल्ड एज में और जिनको किडनी का प्रॉब्लम। रीनल फंक्शन टेस्ट ये करवाते रहेंगे, और करवाने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल तभी मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ब्रेक कर देंगे, इसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन से देखेंगे। अगर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ज्यादातर ये एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या बैक्टीरिया नहीं लिखे तो ऑर्गेनिक, अगर इन्फेक्शन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स होता है।
इस पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सेकंड, इन केस ऑफ बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस की कि अगर बैक्टीरिया किसी और एंटीबायोटिक्स खासकर पेनिसिलिन वगैरह से रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, उस मेडिसिन का अब असर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एमिनोग्लाइकोसाइड्स सेकेंड लाइन तक, सेकेंड फर्स्ट लाइन फेल कर जाना। फर्स्ट लाइन माने कि डिजीज होने के बाद जो पहली बार इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक, इट इज आवर फर्स्ट लाइन। लेकिन बैक्टीरिया अगर इससे रेसिस्टेंट डेवलप करता है तो एंटीबायोटिक को चेंज करते हैं और उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। और सेकेंड लाइन जब फेल कर जाता है ना तो थर्ड लाइन ड्रग्स पे आते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन में ग्राम निगेटिव के रूप में तो ये प्रॉपर वर्क करेगा या बेटर वर्क करेगा। सेकेंड, जब बैक्टीरिया रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया किसी खास एंटीबायोटिक के प्रति, तो उस एंटीबायोटिक के जगह इसको हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत बेटर इसका रिजल्ट है। अब इसके यूजेस पर आते हैं, किस किस कंडीशन में ये काम करेगा। यूजेस ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें कई मेडिसिन, सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन पर बात करते हैं, या डिजीज पहले देते थे सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड इक्वल सेप्टिसेमिया। सेकेंड, पेल्विक इन्फेक्शन, एब्डोमिनल सेप्सिस, सेप्टिक इन्फेक्शन इन एब्डोमिनल ऑर्गन्स। अगर ये सब सही है तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स में जिंटामाइसिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स। इन तीनों कंडीशंस में, अगर ब्लड में इन्फेक्शन है, सेप्टिसेमिया है, पेल्विक ऑर्गन्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तब, एंड एब्डोमिनल्स में सेप्सिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोज हो चुका है, इन तीनों केसेज में एमिनोग्लाइकोसाइड्स में फर्स्ट चॉइस ऑफ जो ड्रग होगा ये जिंटामाइसिन, ये सबसे अच्छा चॉइस है। अगर आपको डायग्नोसिस दूसरे तरीके से कर लेते हैं कि किसी चीज में इन्फेक्शन, खासकर पी ऑर्गेनिया ये डायग्नोस होगा कि इसके वजह से इन्फेक्शन है, तब यहां पर बेटर होगा कि एमिकासिन्स, इस जगह पे जेंटामाइसिन की जगह एमिकासिन्स कल्चर करवाएं। कल्चर में डायग्नोसिस होगा कि पी ऑर्गेनिया मौजूद है, तो जेंटामाइसिन चल भी रहता है तो उसको स्टॉप करके वहां पर एमिकासिन्स देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अमेकासिन्स ज्यादा बेटर वर्क करेगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है?
सेकेंड बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस पे आता है। बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस अगर है, इंडोकार्डाइटिस का मतलब हार्ट के इंटरनल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन के पीछे बैक्टीरिया मौजूद है। बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स वंस अगेन जेंटामाइसिन। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स हमारा जो होगा फिर से वंस अगेन जेंटामाइसिन ही होगा। इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट अगर इन्फ्लामेशन इन्फ्लेम्ड है और इन्फ्लामेशन के पीछे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वंस अगेंस्ट जेंटामाइसिन को ही देना उचित रहेगा। थर्ड की बात करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर टीबी है, प्लेग है, या ब्रूसेलियोसिस, अगर ब्रूसेल्स का इन्फेक्शन है, प्लेग है, प्लेग तो वो डिस्कार्डेड हो गया, बहुत कम ही मिलता, नहीं ही मिलता प्लेग। अगर ट्यूबरक्लोसिस बड़ी कॉमन है, तो ट्यूबरक्लोसिस में भी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को ही रखा गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द अनदर ड्रग्स ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे बेटर होगा कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया जाए। इसके अलावा अगर ये तो अनदर इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा कान का इन्फेक्शन है, आंख का इन्फेक्शन है, तो वहां पे भी स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन, आई में जेंटामाइसिन, अगर कान का प्रॉब्लम है तो नियोमाइसिन। चॉइस ऑफ ड्रग्स है। जितना आई ड्रॉप्स पड़ता है खासकर कंजंक्टिवा में, उसमें ड्रॉप्स में अगर देखेंगे आप, पढ़िएगा, सैंपल लेके पढ़िएगा, उसमें उसमें लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में जेंटामाइसिन। कान में डालने वाली दवा होती है खासकर एक्सटर्नल यूज के लिए, वहां पे आपको नियोमाइसिन लिखा हुआ मिलेगा। तो इतने सारे इन्फेक्शन में इस ड्रग्स का, एमिनोग्लाइकोसाइड्स के इंडिविजुअल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एडवर्स रिएक्शन क्या है। एडवर्स इफेक्ट क्या है। सबसे बड़ा न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिस में वो भी 8 क्रैनियल नर्व, जो हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। न्यूरोटॉक्सिस में सारे नर्व पे असर नहीं कर रहा है। 8th क्रैनियल नर्व जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है,
और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व इसमें दो डिफरेंस ब्रांचेज हैं। वेस्टिबुलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन या बैलेंस या इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, और कोक्लियर नर्व इज रिलेटेड टू हियरिंग, ये सुनने के लिए जिम्मेवार है। दोनों कंबाइंड रूप से 8th क्रेनियल नर्व कहलाता है। अगर नियोमाइसिन दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं या जेंटामाइसिन दे रहे हैं, यानी एमिनोग्लाइकोसाइड्स का कोई भी ड्रग्स दे रहा है, तो हो सकता है कि वेस्टिबुलर नर्व या कोक्लियर नर्व उसमें बहिरापन का सिम्टम्स आना शुरू हो सकता है। कई बार कोऑर्डिनेशंस चल रहे हैं, चलने में लड़खड़ाहट, उसको बैलेंस का प्रॉब्लम सामने आ सकता है। और कोक्लियर नर्व में एक बार जब उसके सेंसिटिव पोर्शंस को डैमेज कर दिया तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। तो ये कान के कंडीशंस में हियरिंग एबिलिटी को कम करने वाली मेडिसिन है। तो प्रोलॉन्ग्स अगर एमिनोग्लाइकोसाइड्स को देते हैं तो ये रिस्क बना रहता है कि 8th क्रेनियल नर्व को ये डैमेज कर देगा। पता कैसे चलेगा कि डैमेज हो रहा है? तो टिनिटस, इन ईयर, कान में अगर झिनझिन 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 की आवाज आने लग गई, दैट इज कॉल्ड टिनिटस। कि अंदर कान में लग रहा है, दवा देने के बाद झिनझिन झिनझिन झिनझिन, या फिर क्या बोलते हैं झिंगुर जिस ढंग से आवाज करता है नाइट में, ऐसा कोई आवाज आना शुरू हो गया कान में बिना कारण का, तो ये इशारा कर दे रहा है कि जो मेडिसिन चल रही है ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व पर अफेक्ट करता हुआ चला जा रहा है। इमीडिएट उसको स्टॉप कर देते हैं। कई बार हेडक, डिजीनेस, चक्कर आ जाना, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो कॉमन है। लगभग सब मेडिसिन से नोजिया, वोमिटिंग, हेडक जुड़ा हुआ रहता है। तो एट क्रेनियल नर्व के अलावा सिर में दर्द हो जाना, चक्कर आ जाना, वोमिटिंग की टेंडेंसी या फिर वोमिटिंग हो जाना, इतना कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। सेकंड की बात करें, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब कि डैमेज दी पैरेन्काइमल सेल ऑफ किडनी, कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमल सेल्स को ये डैमेज कर देगा और रीनल प्रॉब्लम्स धीरे 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 करके किडनी का प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाएगा। खासकर नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन से देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट किडनी पे कर सकता है। तो डोज डिसाइड करने के पहले या फिर ऑप्शनल, इस मेडिसिन को ऑप्शन में रखने के पहले कई बार देख लेना होता है 8th क्रेनियल नर्व को और किडनी को, दोनों के हेल्दी कंडीशंस मेंटेन करने के लिए इस ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करने से बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई इसका सब्स्टिट्यूट है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं, लाइफ सेविंग के रूप में इस्तेमाल करना तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। अगर अदर इफेक्ट में, कॉमन इफेक्ट में करें, फीवर हो जाएगा, स्ट्रोफेलिया बढ़ जाएगा, अगर बड़ी लंबा समय तक देंगे तो बोन मैरो डिप्रेशन,
बोन मैरो जो वर्क कर रहा था खून बनाने का, वो प्रभावित कर देगा। और जब एक बार ये जब प्रभावित हो जाएगा तो एनीमिया भी हो जाएगा, खून की कमी शरीर में आ जाएगी सामने। तो इतना एडवर्स इफेक्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और नहीं तो 5 मिनट रुकी, एक कॉल कर लेते हैं, अर्जुन की कॉल आ रहा है, उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
प्रताप कुमार, प्रताप कुमार, प्रताप कुमार, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। प्रताप कुमार, मेरी आवाज आ रही है? प्रताप कुमार, प्रताप कुमार, सोनू, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, प्रताप माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। अगर 10 गो रुपया दे दी तो जो तो एगो लक्ष्मण रेखा किन के लिए आता तो मम्मी से पैसा ले। अभी तक जो बात कर रहे थे, यहाँ तक जो बात की हम आपसे, ये सारा कॉमन बात किए थे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप में क्या क्या कॉमनली होता है। थोड़ा सा इंडिविजुअल पढ़ा देते हैं, जैसे बार बार हम बोले नियोमाइसिन्स है या स्ट्रेप्टोमाइसिन्स है या कानामाइसिन्स है, तो इंडिविजुअल्स ये एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है। और एमिनो ग्लाइकोसाइड्स के नाम से आप समझ भी नहीं पाएंगे, कोई मेडिसिन आती नहीं है। तो उसमें केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे तो नियोमाइसिन लिखा रहेगा या कानामाइसिन लिखा रहेगा। तो इस पे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि है क्या ड्रग्स और कितना डोज देना चाहिए। पहले जनरल डोज, अगर जनरल डोज की बात करें कितना देना है, सबसे बेस्ट होता है 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। एमिनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की मेडिसिन अगर डोज निर्धारित करेंगे तो ज्यादातर बेटर होता है कि 2 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर ज्यादा ओल्ड है तो 2 मिलीग्राम लेके चलेंगे, यंग स्टेज का है तो 5 मिलीग्राम लेके चलेंगे। ये ओल्ड के केसेस में लेके चल रहे हैं और ये यंग के केसेस में लेके चल रहे हैं, इसी पर निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 kg, अगर ओल्ड का बात करें 2 kg बॉडी वेट, सपोज दैट उनकी वजन 60 kg है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 मिलीग्राम। अगर 70 kg है तो 140 मिलीग्राम। तो ऐसा करके डोज निर्धारित इसी के आधार पर करते हैं, उनके बॉडी वेट के आधार पर करते हैं। सेकेंड, सिविरिटी के आधार पर ये 2 से 5 मिलीग्राम डिसाइड जो कर रहे हैं, एक तो एज के आधार पर कर रहे हैं और सेकेंड आप सिविरिटी के आधार पर करेंगे। सिविरिटी का मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन का सिम्टम्स पेशेंट पे, और किस चीज का इन्फेक्शन, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसका सिम्टम पेशेंट में कितना नेटोरियस है या कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके आधार पर भी 2 mg डिसाइड करेंगे कि 3 mg डिसाइड करेंगे कि 5 mg डिसाइड करेंगे। एक एज और दूसरा उसकी सिविरिटी। किसकी सिविरिटी? तो इन्फेक्शन की सिविरिटी के आधार पर आप डिसाइड करेंगे। इस रेंज यही रहेगा। तो मान लेते 5 mg पर लेके चलते हैं, बहुत सीवियर केसेज है और यंग है, तो 5 mg डिसाइड किए पर केजी। अगर उसका वजन 60 kg है तो 6×5=300 मिलीग्राम डिसाइड हो गया डेज। और पर डे, ये डे के हिसाब से है,
तो इसको डिवाइडेड अगर सुबह शाम देना है तो डिवाइडेड डोज में कर देंगे 150 इंटू 150, मैंने सुबह में 150 मिलीग्राम एंड नाइट में 150 मिलीग्राम हो गया। तो डिवाइडेड डोज में इसको हम लोग कर देते हैं। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि नेफ्रोटॉक्सिस किडनी पर बहुत ज्यादा असर करेगा एंड न्यूरोटॉक्सिस है, खासकर एट क्रैनियल नर्व पर बहुत ज्यादा असर करेगा। तो एक 150 mg दे रहे हैं या 150 mg सुबह शाम दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया साइड इफेक्ट के लिए। तो और बेटर करना है कि साइड इफेक्ट कम से कम हो, तो इसको 3 डिवाइडेड डोज में कर सकते हैं। 100 mg, फिर 100 mg एंड फिर से 100 mg, मैंने मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून एंड नाइट, 8-8 घंटा पे 8 आवरली इसको 3 डिवाइडेड डोज में कर देते हैं। तो साइड इफेक्ट, जिसका एडवर्स इफेक्ट होना, उसके इफेक्ट को हम मिनिमम कर लेते हैं। नहीं होगा ये तो नहीं कर सकते, मिनिमम कर देंगे, क्योंकि इसका 2 से 5 घंटा में आप बढ़िया से जान रहे हैं कि पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, टी ऑफ है। तो अगर मॉर्निंग में दे देते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे देते हैं, तो 12 से 1 बजते बजते इसका पोटेंशियल हाफ हो जाएगा और 4-5 बजते बजते पोटेंशियल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फिर से 3 बजे उसको दे दिए, 3 से 4 बजे दे दिया, और फिर एक बार फिर नाइट में फिर इसको 8 से 10 बजे, 11-12 बजे के आसपास दे दिया। तो पोटेंशियल कंसंट्रेशन से प्लाज्मा में बहुत कम रहेगा, और कम रहेगा इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट को हमने मिनिमाइज कर दिया। तो फॉर्मुलेशन इसी के आधार पर करते हैं। एक पेशेंट का एज, पेशेंट का फिजिकल कंडीशन मतलब उसका वेट, एंड तीसरा सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, इन तीनों को देखते हुए डोज एंड ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है। और कोशिश की जाती है इसको 3 इक्वल डिवाइडेड डोजेज, मैंने 3 बराबर बराबर भाग में, अगर 150 mg देना है तो 50-50-50, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। हेलो सर, हाँ हाँ, थोड़ा फिर से बता दीजिए। ओके। जैसे डोज पर बात कर रहे थे, डोज में इसको 2 मिलीग्राम्स टू 5 मिलीग्राम्स है ना, पर केजी बॉडी वेट ऑफ पेशेंट। फॉर्मुलेशंस इसी के आधार पर करते हैं, 2 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम तक देना है, और पर केजी बॉडी वेट पर। मान लेते हैं कि आप 2 mg को लेकर चल रहे हैं, तो 2 mg 1 kg के लिए, 1 किलो का आदमी है, 1 किलो का होता नहीं है लेकिन हम फॉर्मूला के आधार पर बता रहे हैं, 1 किलो का आदमी है तो उसको 2 मिलीग्राम देंगे। तो कम से कम अगर बात करें तो 60 से 70 केजी, 60 केजी टू 70 केजी नॉर्मली एक मैन का वेट होता है। फीमेल का थोड़ा कम, 50 से 60 के बीच में होता है, मेल 60 से 70 के बीच में होता है, यंग एडल्ट, ठीक है। ऐसे कंडीशन में 2 मिलीग्राम्स को 60 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 120 मिलीग्राम्स। डोज डिसाइड हो गया, एंड 24 घंटा के लिए, 24 घंटा में इतना ही देंगे। हो गया, ये पहला फॉर्मुलेशन हो गया। अब इसको एक ही बार में नहीं देंगे, एक ही टैबलेट 120 mg का दे देंगे। ये दे दिया, माने ये टैबलेट है 120 mg का, हमने दे दिया। अगर दे दिया तो इसका एडवर्स इफेक्ट आप बढ़िया से जान रहे हैं कि किडनी पर बड़ी खराब असर है, एंड 8th क्रैनियल नर्व जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, इस पर बहुत बुरा असर है। कई ऐसे लोग हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से सफर किए हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट उसमें चलना ही चलना है, हर हाल में चलना है। करीब करीब 125 mg का वो 24 घंटा चल ही जाता है। अगर दे देते हैं तो बात कीजिएगा 8 महीने 7 महीने के बाद बताएंगे कि कान से हमको पहले जितना सुनते थे ना, उससे आवाज थोड़ी अब कम आती है, या कान में एनी टाइम झिंगुर बजने, झिंगुर रात में जो झिन 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 करता है,
ऐसा कुछ आवाज एकदम लगातार आता रहता है। ये सीधे इशारा कर रहा है कि क्रैनियल नर्व एड्स डैमेज हो रहा है ना। तो इसके इफेक्ट को कम करना है, जान थोड़ी लेना है कि एक चीज बचाने के लिए दूसरा ऑर्गन को डैमेज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसको इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 40 mg, 40 mg एंड 40 mg। अगर आप 120 ही डिसाइड किए 24 घंटा में, तो इसको 40-40-40 3 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 40 mg निकल के आएगा। तो आप क्या करेंगे, 40 mg मॉर्निंग में दे देंगे, 40 mg आफ्टरनून में 8 आवर्स, मैंने पहला जो डोज दिए थे उससे 8 घंटा के बाद देंगे। और तीसरा डोज देंगे नाइट में देंगे, 40 mg का फिर नाइट में देंगे, और यहां से 8 घंटा के बाद देंगे। 24 घंटा को 8-8 घंटा में डिवाइड कर दिए, और डोज को जितना डोज हमने डिसाइड किया है 24 घंटा के लिए, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इन सब को 8-8 घंटा के अंतराल पर डिवाइडेड डोज को 8-8 घंटा के अंतराल पर देते हुए चल जाएंगे। अब दूसरा बात आता है ना कि आप 2 ही mg क्यों देंगे, 5 mg क्यों नहीं दीजिएगा, आप 4 mg क्यों नहीं दीजिएगा। आखिर कुछ बात होगा तब ना 2 mg आप तय किए हैं या फिर 5 mg तय किए हैं। तो उस पे आते हैं। ये तो पहला हो गया कि जितना देना है उसको डिवाइड कर देंगे 3 में और उतना ही देंगे। सेकेंड आता है कि आप डिसाइड किस आधार पे कर रहे हैं कि आपको कितना देना चाहिए। इसके पीछे बोलता है कि एज ऑफ पेशेंट, पहला पेशेंट का उम्र क्या है उसके आधार पर निर्धारित करेंगे। सेकेंड, सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन, ये 2 चीज को लेकर चलेंगे। सीवियरिटी माने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैक्सिमम डोज 5 mg पर केजी डिसाइड करेंगे। बहुत सीवियर है तो 5 mg पर केजी। तो उसी पर्सन में अभी बात जो किए थे 60 केजी उनका वजन था, तो 6-25-30 मतलब 300 मिलीग्राम डिसाइड हो गया 24 आवर में। 300 को 3 भाग कर दीजिए तो निकल के आएगा 100 mg एंड 100 mg। ये मॉर्निंग में दे देंगे, ये आफ्टरनून दे देंगे, और ये नाइट में दे देंगे। और इन सबके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होगा 8 आवर का होगा, 8-8 घंटा के आधार पर। मॉर्निंग में जितना बजे से उसके 8 घंटा के बाद फिर दे देंगे, और फिर उसके 8 घंटा पर तीसरा डोज दे देंगे। तो उसकी पेशेंट उम्र ओल्ड एज में कम डोज रखेंगे, यंग में ज्यादा डोज रखेंगे। सिवियरिटी मोस्ट सिवियर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो मैक्सिमम डोज रखेंगे, सिवियरिटी कम है तो मिनिमम डोज रखेंगे। तो इन सब के आधार पर मेडिसिन का डोज डिसाइड किया जाता है। तय नहीं है कि इतना mg का देना है। हेलो सर, हाँ, ओल्ड एज में जो कम कर देंगे तो चाइल्ड देंगे। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बोले आप बोले ना ओल्ड एज में कम कर देंगे, मतलब हाँ, कम mg कर देंगे, एडल्ट में ज्यादा मतलब mg कर देंगे, मतलब ओल्ड से ज्यादा। तो ओल्ड में बच्चा कम में देंगे ना, कितना mg? ओल्ड में कम देंगे। जैसे आपको हाँ, इसमें ओल्ड में कम देंगे तो इसमें डिसाइड करना होगा कि 2 से सर। 5 के बच्चा बीच। mg का देंगे। नहीं सर, लमसम नहीं होता। जैसे एक तो अगर ओल्ड ही पेशेंट है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ओल्ड ही पेशेंट है, आप ही के अनुसार से ओल्ड है एंड सीवियर है, तो आप हमको ये बताइए कि पहले उसका कान बचाइएगा और किडनी बचाइएगा, या फिर उसका जान बचाइएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर जान बचाना, जान बचाना। वेरी गुड। इसी पे कि अगर वो जिंदा रहेगा, धरती पर बच जाएगा, है ना, तभी ना उसका कान है तो ठीक है, उसको मशीन, अगर कान हमेशा के लिए डैमेज हो गया मशीन लगवा देंगे, थोड़ा सुनेगा। किडनी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ऐसा थोड़ी कि ट्रीटमेंट लेस है या डायलिसिस पर लेके चले जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा चॉइस ये होगा कि जान है, तब ओल्ड एज में भी सिविरिटी को आगे हम लेके चले जाएंगे। इन्फेक्शन ऐसा है कि कहीं जैसे मान लेते हैं सेप्टिसेमिया हो गया, ये बड़ी खराब इन्फेक्शन है। सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन ऑफ ब्लड है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो ब्लड तो सर्कुलेट कर रहा है सर से लेकर पांव तक उसके, तो ज्यादा चांसेस है कि ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में शॉक का स्टेज आ जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, हार्ट में इंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, मतलब ईच एंड एवरी ऑर्गन उसका डैमेज हो जाएगा। 3 4 5 दिन होते होते हैं, बचने की संभावना बहुत मिनिमम हो जाएगी सेप्टिसेमिया में, लगभग नहीं बचते हैं लोग, बहुत खराब स्टेज है। तो हम यहाँ पर कान और किडनी को छोड़ देंगे, जो होगा देख लेंगे बाद में, लेकिन इसकी जान को भी बचा लेते हैं। तो डोज यहाँ पर फिर से 5 mg का ही डिसाइड करेंगे, लेकिन सिविरिटी सेप्टिसेमिया नहीं होकर उसके आंख में इन्फेक्शन है, उसके कान में इन्फेक्शन हुआ है, या इंडोकार्डाइटिस हार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम इतना बड़ा रिस्क ओल्ड एज में, इतना बड़ा रिस्क हम क्यों लेंगे, इनके कान और किडनी को हम क्यों डैमेज करेंगे। तब हम डिसाइड यहाँ से करेंगे ना कि 2 mg का देख लेते हैं, 2 mg पर डे के पर केजी के हिसाब से देके चलते हैं कि उसका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए और कान और किडनी भी बचा रहे। तो इस आधार पर वहां पे आपको चॉइस रखना पड़ेगा कि आपके सामने कंडीशंस क्या है और इसमें आपका सेंस क्या कहता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि वहां पर आप एक फिजिशियन होने के नाते क्या सोच रहे हैं। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सर वो पूछ रही थी चाइल्ड के बारे में। क्या पूछ रहे हैं? चाइल्ड के बारे में पूछ रही थी सर, चाइल्ड को कितना डोज। आपका सेकंड जो जो है ना वो क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, क्या हेलो बोल रहे हैं? सर। हेलो सर। हाँ हाँ अब आ रही है आवाज, हाँ सर बोलिए। बोल रहे हैं क्या, जो ओल्ड में हाँ जितना देते हैं ना, जितना एमजी का, उससे ज्यादा हाँ चाइल्ड हाँ, में देंगे या कम देंगे, ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चिल्ड्रन में ठीक। अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन में इसका कंसंट्रेशन से मिनिमम रखेंगे एज लाइक ओल्ड पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल पर आएंगे। अब ये तो हम लिख दिए कॉमन पूरे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का, लेकिन हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर देते हैं, ये भी एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का है। तो बेटर होगा ना कि चिल्ड्रंस में इसका जो डोज है, खासकर ट्यूबरकुलोसिस बच्चे को टीबी हो गया, लंग्स में टीबी हो गई या बोन में टीबी हो गया, तो मिनिमम ये एडल्ट में तो 5 mg था, चिल्ड्रन में ओल्ड में 2 mg मान के चल रहे हैं, मैं ही मान के चल रहे हैं, तो चिल्ड्रन में 2 mg का ही देना चाहिए ना। तो ये पर न 2 mg से काम चलेगा ना 5 mg से, यहाँ बच्चे में डोज को और बढ़ा देते हैं, 10 mg कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। यही चीज बताने वाले थे कि इंडिविजुअल से जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स का अलग अलग जो मेडिसिन है, उसको उसका डोज एंड ड्यूरेशन अलग अलग देते हैं। तो वहां पे 5 mg से ज्यादा वही चिल्ड्रन में 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना पड़ जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, पूरे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स में इंडिविजुअल जो 6 7 ड्रग्स है ना, उसका अलग अलग डोज एंड अलग अलग ड्यूरेशन है, और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज हम लोग डिसाइड करते हैं। वही बताने वाले थे कि इंडिविजुअल एमिनो ग्लाइकोसाइड्स पे हम आते हैं। चले आते हैं नियोमाइसिस। ये स्किन के केसेस में, आई के केसेस में, ईयर के केसेस में, ये तीनों में इन्फेक्शन हो गया है,
ये तीनों में से किसी एक में, चाहे स्किन में हो गया, चाहे आई में हो गया, चाहे ईयर में हो गया, यहाँ पर नियोमायसिन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स। इन तीनों इन्फेक्शंस में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जेंटामाइसिन के जगह या स्ट्रेप्टोमाइसिन के जगह हमारा चॉइस नियोमायसिन के तरफ होगा। लेकिन अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कोई भी एमिनो ग्लाइकोसाइड करेगा तो उसमें नियोमायसिन 8th क्रैनियल नर्व के लिए दुश्मन साबित होगा। जितना स्ट्रेप्टोमाइसिन 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगा, जितना जेंटामाइसिन करेगा, उससे कई गुना ज्यादा ये नियोमायसिन 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगा। और जब आप पढ़ेंगे डीप एंड डम्प्स चैप्टर्स, आप लोग को नहीं पढ़ना सिलेबस में, एंड डीप मैंने ऐसे लोग जो सुन नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते हैं, वो गूंगा और बहरा एक साथ होते हैं। उसमें एक कॉजेटिव फैक्टर्स लिखा हुआ है, कई कॉजेटिव फैक्टर्स में एक कॉजेटिव साफ लिखा हुआ है, टॉक्सिसिटी ऑफ नियोमायसिन, माने कि नियोमायसिन दवा उसने दिया गया है, उसको डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया है और लंबे समय तक दिया गया, जिसकी वजह से वो गूंगा और बहरा हो गया। डीप एंड डम्प्स जब भी वो उठाएंगे उसके कॉजेटिव फैक्टर में, तो एक नियोमायसिन इफेक्ट ऑफ नियोमायसिन या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ नियोमायसिन उसमें एक लाइन लिखा हुआ है। तो इतना डेंजरस है। बाकी जितने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है उसमें नियोमायसिन 8th क्रैनियल नर्व के लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। और खासकर चिल्ड्रन, जिसके अभी बात कर रहे थे, चिल्ड्रन में नियोमायसिन को कोशिश की जाती है अवॉइड करने का, क्योंकि उसके नर्व उस समय ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। जब हम लोग 14 ईयर्स के हो जाते हैं, 14-15 साल के होते हैं, तो न्यूरॉन सेल्स एंड नर्व का ग्रोथ लगभग स्टैटिक हो जाता है 14 साल की उम्र में। 14 से 16 के बीच में तो 14 ही मिनिमम लेके चलते हैं। तो 14 साल के पीछे अगर नियोमायसिन उसके पहले चला दिया जाता है तो उसमें डीप एंड डम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और अगर चलाना है तो वहां पे डोज जो डिसाइड करेंगे, सबसे मिनिमम डोज लेकर चलेंगे कि 2 mg का जो डोज था हमारा सबसे मिनिमम बना, वही लेके चलेंगे वहां पे। सेकेंड, नियोमायसिन दे रहे हैं तो 8th क्रैनियल नर्व को तो टॉक्सिक है, साथ में नेफ्रो टॉक्सिक्स किडनी के लिए भी उतना ही डेंजरस साबित होगा। और ज्यादातर किडनी के साथ ये हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक टॉक्सिसिटी लीवर के लिए उतना ही जिम्मेवार हो सकता है कि वहां पे ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस सामने आ जाए। ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस मैंने हेपेटिक सेल्स में इन्फ्लामेशन, ड्रग सेंसर्स में दवा के प्रभाव से जो जॉन्डिस का सिम्टम आएगा, जॉन्डिस का सिम्टम तो दवा के प्रभाव से भी सामने आ सकता है। सेकेंड आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पे। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पे बात करते हैं। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स रिफाम्पिसिन हमारा फर्स्ट चॉइस होता है। जब भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स हमारा रिफाम्पिसिन ही है, इसी को देते हैं। लेकिन रिफाम्पिसिन के साथ हम स्ट्रेप्टोमाइसिन
एंड इथाम्ब्यूटोल। चलिए ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस में बताएंगे वाला, जब उस पर आएंगे तो हम ये बता रहे हैं कि फर्स्ट चॉइस हमारा ड्रग्स रिफाम्पिसिन है, लेकिन रिफाम्पिसिन से लीवर के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये लीवर सेल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो रिफाम्पिसिन को लो डोज में कर देते हैं, जैसे 600 mg एडल्ट में, 600 mg चिल्ड्रन में, 450 mg ओल्ड एज में, 450 mg। जैसे इसका डोज जो है 450 mg रिफाम्पिसिन की बात करें, इसका बात अभी नहीं कर रहा है। चाइल्ड एंड ओल्ड एंड 600 mg एडल्ट में देते हैं। तो एडल्ट ही है तो उसको 600 mg दे रहे हैं तो हिपैटोटॉक्सिक साबित हो सकता है। तो उसके डोज को कम करके हम 450 mg तक लेके चले आते हैं, और 450 इसकी जो कंपनसेशन होगा, ये 150 mg जो लॉस्ट करवा रहे हैं इसकी भरपाई स्ट्रेप्टोमाइसिन से करवा देते हैं। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स वहां हमारा रिफाम्पिसिन है, लेकिन रिफाम्पिसिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल ये सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका फॉलो अप मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कानामाइसिन। हेलो सर, हाँ, क्या बोले एक साथ लेके चलना पड़ेगा? जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे ना, ये इसका इन्फेक्शन किसी को हुआ ना तो इसमें पहला जो दवा हम लोग देते हैं रिफाम्पिसिन देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। ट्यूबरकुलोसिस में भी और लेप्रोसी के केस में रिफाम्पिसिन बहुत कम, ये सबसे पहले हम लोग का चॉइस यही होता। लेकिन ये जब दवा देंगे तो ये हिपैटोटॉक्सिक है। हिपैटोटॉक्सिक मतलब लीवर के लिए पॉइजन का काम करेगा, और हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ेगी, लीवर सेल्स के डैमेज होने की संभावना बढ़ेगी। तो इसके रिफाम्पिसिन के डोज को थोड़ा सा लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, जितना डिसाइड डोज होना चाहिए उससे थोड़ा कम कर देते हैं। और ये जो आपने लो किया इसका कंपनसेशन स्ट्रेप्टोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल, ये सब दवा को मिला के करते हैं। ये सब भी बैक्टीरियोसाइडल है, तो रिफाम्पिसिन को कम कर दिए और ये सबको दे दिए। इसकी अपेक्षा स्ट्रेप्टोमाइसिन कम हिपैटोटॉक्सिक है, हिपैटोटॉक्सिक लेकिन कम है, तो इसके डोज की कंपनसेशन यहां से कर लेते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स आपको पढ़ना है, उसमें बात होगी बढ़िया डिटेल से। नेक्स्ट आता है कानामाइसिन। कानामाइसिन से सेकेंड लाइन ड्रग्स इन ट्यूबरक्यूलस इन्फेक्शन। सेकेंड लाइन ड्रग का मतलब हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस में दवा आपको देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड एंड आइसोनियाजाइड। ये 5 दवा देना है, जैसे रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, पाराजिनामाइड एंड आइसोनियाजाइड। ये 5 ड्रग्स हमको देना है मिनिमम। ये दवा दिया गया, चल रहा है, पेशेंट आपके अनुसार से नहीं चलेगा। टीबी के पेशेंट को आप 2 साल बेड पे अपने नर्सिंग होम में आप रोक के नहीं रख सकेंगे, या किसी हॉस्पिटल में नहीं रोका। क्यों रोकेंगे? तो घर भेज देते हैं लिख के। वो क्या करेगा ना, ये दवा खाएगा, बीच में छोड़ देगा, फिर खाएगा, फिर छोड़ देगा। तो जैसे ही दवा को इंटरमिटेंट करेगा, गैप करेगा, तो बस ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्यूबरकुलोसिस, उस मेडिसिन के प्रति ये रेसिस्टेंस पैदा कर लेंगे, तो वो काम ही नहीं करेगा। ऐसे कंडीशंस में वो दवा देना, 5 दवा देना बेकार है, अब वो काम नहीं करने जा रहा है।
या फिर लंबा समय तक चल रहा है, 6 महीना साल भर तक चल रहा है, तो धीरे 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 ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया उस मेडिसिन के प्रति अडेप्ट हो जाता है और रेसिस्टेंस पैदा कर ले, उस दवा का असर होना बंद हो गया। दैट कंडीशंस में कानामाइसिन ऑप्शन है, सेकेंड लाइन ड्रग, तो उसको बंद कर देते हैं। बंद करने की जगह कई दवा है, उसमें एक कानामाइसिन भी है, तो कानामाइसिन को शामिल कर देते हैं। जैसे अभी दे रहे थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बंद करके अब वहां पर कानामाइसिन शुरू हो जाए। तो ये रेसिस्टेंट ड्रग्स, रेसिस्टेंट केसेज में कानामाइसिन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एमिकासिन। ये भी सेकंड चॉइस या सेकंड लाइन ड्रग्स इन केस ऑफ जेंटामाइसिन रेसिस्टेंस। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेंटामाइसिन दे रहा है और उसका असर अब नहीं पड़ रहा है, मतलब उसके प्रति वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तब सेकेंड लाइन ड्रग्स मैंने उसके ऑप्शनल के रूप में एमिकामाइसिन को शुरू कर देते हैं। तो इसको बंद करके इसके जगह एमिकामाइसिन को, तो सेकेंड लाइन ड्रग्स हो गया, तो उसके ऑप्शन के रूप में इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इस जगह आपके आकर एमिनोग्लाइकोसाइड्स खत्म हो जाता है। दूसरे एंटीबायोटिक पे चलते हैं। एकदम छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। और अभी कोरोना के केसेज में ये दवा बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जा रही है। जैसे ही थ्रोट प्रॉब्लम होता है, लोग घबरा जाते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, या कोविड-19, कोरोना हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, कोविड-19 का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एक कॉमन ड्रग्स एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन वो हम ले रहा है। जैसे गला में तकलीफ हुआ तो जाके 3 दिन के लिए इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, उसी पे हमारा है। जिस दवा की बात कर रहे हैं, इट इज आवर मैक्रोलाइड्स। इस मेडिसिन पर बात कर रहे हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज की जाती है, ये इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलाइड्स की दवा की बात करें, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरिया को मारने की जगह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने में ये सक्षम है। तो मैक्रोलाइड्स हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स के अंदर में आता है। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे काम कर रहा है, बाइंडिंग द बैक्टीरियल राइबोसोम। ये भी उसी तरह से काम करेगा जैसे हमारा अभी एमिनोग्लाइकोसाइड्स या पेनिसिलिन वर्क किया था, ठीक उसी तरह से वर्क करेगा।
और अगर ये मान के चलते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है, और ये इसका राइबोसोम्स है, ribosomes are responsible for protein synthesis, and protein synthesis is responsible for growth. इसके लिए वो जिम्मेवार है। ये मैक्रोलाइट्स क्या करता है, ये अगर एक राइबोसोम्स को बाहर निकाल देते हैं, ये राइबोसोम्स है, इसको चारों तरफ से एक जिलेटिनस या केमिकल लेयर बना के इसको बाइंड कर दिया, बांध दिया। इट इज कॉल्ड बाइंडिंग। जैसे ही बाइंडिंग कर दिया तो एक्सटर्नल मीडिया जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से इस मीडिया का ब्रेकडाउन हो गया, बाहर से इसका कांटेक्ट राइबोसोम को रोक दिया, जिसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ब्रेक कर दिया, रोक दिया। एंड प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक किया मतलब कि ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को वहां पे रोक दिया, और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक कर दिया मतलब उसके रिप्रोडक्टिव फेज को ये सीज कर दिया। तो इसी आधार पर काम करेगा। ये बाइंड दी बैक्टीरियल राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को ये चारों तरफ से बांध दिया, और बांधने के वजह से ये सेल के अदर कंपोनेंट, खासकर साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल आ रहा था जिससे ये प्रोटीन सिंथेसिस करता, इसी को रोक दिया, चैनल को ये रोक दिया। तो चैनल रोक दिया जिसकी वजह से राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। कैसे एब्जॉर्ब करेगा ये, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मुख के द्वारा इसको दिया जाता है सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन है, जबकि अभी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में बात करते हैं कि ओरल एब्जॉर्प्शन इसका काफी पुअर है, इसको आईएम या आईवी में देते हैं। लेकिन ठीक उल्टा अगर मैक्रोलाइट्स, इट मींस इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, तो ये ड्रग्स सबसे बेस्ट ओरली एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सबसे बेटर है, इसलिए ओरली इसको यूज किया जाता है। और ओरली यूज करते हैं आफ्टर फूड, खाना देने के बाद, पेट भर खाना खाने के बाद अगर इरिथ्रोमाइसिन को लिया जाता है तो बेटर एब्जॉर्प्शन और बेटर हो जाएगा, बेटर एब्जॉर्प्शन। खाली पेट में देने की जगह इसको बेटर एब्जॉर्प्शन करवाना है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एब्जॉर्ब हो, तो पेट भर खाना खिला देना है, और खाना खाने के बाद इरिथ्रोमाइसिन को या एजिथ्रोमाइसिन जो भी मैक्रोलाइट्स है आप देने वाले हैं उसको आप एडमिनिस्ट्रेट कर दें। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा, हाइड्रोलाइज वो पानी में ब्रेक डाउन हो जाएगा उस केमिकल्स का, और हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद ये प्लाज्मा तक पहुंच जाएगा, एंड प्लाज्मा तक पहुंचने के बाद ये 2 आवर तक, 2 घंटा तक फुल्ली वर्क करेगा। वर्क 2 आवर्स प्रॉपर्ली, बहुत अच्छा से वर्क करेगा, और धीरे 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 करके ये बाइल्स या फिर फिकस, माने स्टूल से या फिर बाइल्स के द्वारा धीरे 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 करके ये बाहर हो जाएगा। मतलब इसकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी थी 2 घंटा के बाद कमना शुरू हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। किसके थ्रू बाहर हो जाएगा, तो बाइल्स के थ्रू। बाइल्स भी
डिओडेनम में आके मिलता है, और डिओडेनम से फिर ये धीरे धीरे करके स्टूल के द्वारा ही बाहर आएगा। तो बाइस से भी आएगा तभी स्टूल से पास आउट होगा, और इसीलिए बोला कि फीकल मटेरियल से धीरे धीरे करके ये शरीर से बाहर हो जाएगा। अगर यूसेज की बात करें, कब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या किस किस केस में कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट डिप्थेरिया में सबसे बेस्ट काम करेगा पर्टूसिस। पर्टूसिस का मतलब है कुकुर खांसी, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। उसको क्लैमिडियल्स इन्फेक्शंस, डिप्थेरिया में, पर्टूसिस कुकुर खांसी में, एंड क्लैमिडियल फंगल इन्फेक्शंस में ये बहुत बेटर ये वर्क करेगा। इरिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइन केस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस का मतलब होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, खासकर इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लामेशन है, और वो भी बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन है, तो ये इरिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स। उसके बाद पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट, जिस पेशेंट को पेंसिलिन दिए और पेंसिलिन से उसको एलर्जी हो गया, वहां पे इरिथ्रोमाइसिन चॉइस ऑफ ड्रग्स हमारा सबसे पहला होगा। किस किस केस में पेंसिलिन दिए थे? पेंसिलिन हम बताए थे, तो बताए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन्फेक्शन में दिए थे, स्टेफाइलोकोकस में दिए थे, ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम के केसेज में दिए थे। तो ये सब केसेज में पेंसिलिन अगर रिएक्शंस कर रहा है तो पेंसिलिन बंद करके, फर्स्ट चॉइस पेंसिलिन ही होगा, लेकिन पेंसिलिन रिएक्शन कर रहा है तो पेंसिलिन हटा के वहां पर इरिथ्रोमाइसिन को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद एक्नी, बड़ा पिंपल्स, एक्नी के केसेस में इरिथ्रोमाइसिन बहुत कारगर साबित होगा। अगर हेलो डोज की बात करें, हेलो सर, हेलो हाँ हाँ, सर, एकनी मतलब एकनी क्या होता है? एक्नी जैसे पिंपल्स होता है ना, हम्म। पिंपल्स से बड़ा ब्लिस्टर स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर ब्लिस्टर डेवलप कर जाता है ना, उसको एक्नी बोलते हैं। काफी बड़ा कार्बंकल बॉयल्स के रूप में, घाव के रूप में सामने आ जाता है, तो वहां पर इरिथ्रोमाइसिन बहुत कारगर साबित होगा। डोज की बात करें, 250 mg 6 आवरली। अगर सीरियस इन्फेक्शन है तो 250 mg 6 आवरली, और नहीं तो और 250 mg ट्वाइस, दिन में 2 बार। 6 आवरली मतलब दिन में 4 बार, एंड ट्वाइस का मतलब है दिन में 2 बार, माने 250 mg सुबह, 250 mg शाम, या फिर 250 mg सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो 1000 mg हो गया। तो सीवियर केसेज में 250 mg 6 आवरली, अदरवाइज कॉमनली लिया जाता है तो 250 mg ट्वाइस, दिन में 2 बार लेते हैं।
इससे ज्यादा नहीं होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। ज्यादातर ये नॉन टॉक्सिक है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस शरीर के लिए नहीं है, सेफ ड्रग्स है। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे हेपेटाइटिस। अगर लंबा सेवन तक और हाई डोज लिया जाए तो हेपेटाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन। पेट में दर्द महसूस किया जा सकता है, कुछ लोग को फीवर भी हो जाता है। कई लोग हैं जिनको देखा गया कि इसको देने के बाद फीवर हो जाता है। कुछ लोगों को पैनक्रियाटिस पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशंस उनको हो जाता है। कुछ लोगों को, सबको नहीं। एडवर्स रिएक्शन इसका ज्यादातर नॉन टॉक्सिक है, लेकिन कुछ लोग को लीवर में इन्फ्लामेशन, कुछ को पेट में दर्द एंड लूज मोशन, पेट में दर्द के साथ लूज मोशन हो जाता है। कुछ को हल्का बुखार, सोतक बुखार आ जाता है। कुछ को पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होगा। पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होगा तो फिर अच्छा चीज नहीं है। ये इतना ही इसका साइड इफेक्ट है। मिटा रहे हैं। एक और इरिथ्रोमाइसिन की जगह एक और मैक्रोलाइड्स है, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन। ये दूसरा ड्रग्स है। इसको हम लोग एडल्ट में दे देते हैं। एडल्ट में खासकर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन में इसको फारेंजाइटिस, माने पीछे वाला गला में जिसको बोलते हैं सूजन हो गया, गला में दर्द हो गया, या फिर क्लैमिडियल इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, उस जगह पर इरिथ्रोमाइसिन 250 mg to 500 mg के बीच में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। हेलो सर, हाँ हाँ, क्लैमिडियल इन्फेक्शन मतलब टॉन्सिल जिसका बढ़ा हुआ रहता है ना? टॉन्सिल से इसके वजह से भी हो सकता है, चाहे टॉन्सिल ऐसे भी हो जाता है, जैसे एलर्जेटिक टॉन्सिल भी होता है। एलर्जेटिक टॉन्सिल होता है। एलर्जेटिक टॉन्सिल्स में आइसक्रीम दे देते हैं, ठंडा फ्रिज का पानी पी लेता है, जैसे पीता है ना, तो उसमें टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होता है। तो या तो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर एलर्जेटिक है। तीनों केसेस में एजिथ्रोमाइसिन वहां पर वर्क करेगा एकदम। एक हेलो सर। मित्यांशु सर, मित्यांशु सर, मित्यांशु सर।